हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के फसल उत्पादन और प्रबंध का लास्ट पार्ट 4। ठीक है बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सिंचाई करने तक पढ़ लिया था। तो अब अगला स्टेप क्या करता है? किसान खरपतवार से अपने पौधों की सुरक्षा करता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो बच्चों खरपतवार क्या होता है? पहले हमें पता होना चाहिए कि खरपतवार क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, हम फसल को उगाते हैं तो साथ ही साथ जो कुछ अलग से पौधे होते हैं जो उगाते नहीं है, वो खुद उग जाते हैं। जैसे घास फूस हो गए, ये जो खुद उग जाते हैं, इन्हीं पौधों को खरपतवार कहा गया है। इन्हीं छोटे छोटे घास फूसों को खरपतवार कहा गया है। तो खरपतवार की डेफिनेशन क्या है? खेत में कई अवांछित पौधे फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब अवांछित क्या होता है? अवांछित मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी अपने चाहने से वो उग गए, हमें उस पौधों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें ही खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अब हम खरपतवार को हटाना है, हमें फसल अच्छी करने के लिए खरपतवार को हटाना है। क्योंकि जो खरपतवार अगर घास फूस हैं ये उग जाएंगे तो जो हमें फसल को हिस्सा देना था, जो फसल का हिस्सा होगा, जैसे धूप हो गई, पानी हो गए, जो खेत में जो मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं, ये सारा खरपतवार भी तो यूज़ करेंगे ना। तो इसीलिए वो उनका हिस्सा भी ले लेंगे थोड़ा सा। तो हमें खरपतवार हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। हमें निराई करना बहुत ज़रूरी कार्य है, निराई करना। ठीक है, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो लिख लीजिए, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निराई किसे कहते हैं, तो हम खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। समझ आया? ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो, अब खरपतवार को हटाने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपनाता है। निराई तो करता है, लेकिन उसके अलग अलग और भी तरीके होते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो, फसल उगाने से पहले किसान खेत जोतते समय खरपतवार को हटा लेता है। कुछ किसान जो होते हैं, जैसे हम जुताई करते हैं, मतलब मिट्टी तैयार करते हैं, उसी समय अपने खेतों में से वो जो खरपतवार उग जाते हैं, उन्हें कुछ किसान तो उसी के साथ साथ उगा लेते हैं। ठीक है, अब खरपतवार को वो किसान कैसे हटाते होंगे, कैसे उखाड़ते होंगे उन खरपतवारों को, अनचाही घासों को? हाथ से उखाड़ते होंगे, जड़ सहित उखाड़ लेते होंगे कि दोबारा वो जमे ना। ठीक है, तो वो किस चीज़ से कार्य करते हैं? खुरपी से कर लेते हैं। हैरो एक औजार है, हैरो, इसकी सहायता से वो खरपतवारों को हटा लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो, ये खुरपी है और ये हैरो है। ठीक है, इसकी सहायता से क्या कर लेते हैं? वो अब जो वो है खरपतवार है, उनको हटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ तो किसान होते हैं वो जुताई करते समय ही वो खरपतवारों को हटा लेते हैं। लेकिन आजकल जो किसान हैं वो केमिकल का यूज़ भी करते हैं खरपतवारों को हटाने के लिए। केमिकल्स मतलब बहुत से रसायन आजकल मार्केट्स में आने लगे हैं, जिनसे जो है खरपतवारों को हटाया जा सकता है। तो जो इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हम खरपतवार नाशी, मतलब इसका मतलब अगर सोचोगे ना आप, खरपतवार नाशी किन्हें कहते हैं? खरपतवार नाशी दो शब्दों से मिलकर बना है, खरपतवार और नाशी। खरपतवार को नाश कर देना। ठीक है, तो हम इसका भी यूज़ करते हैं आजकल। खरपतवार नाशी का भी यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जो हम पौधों को खरपतवार नाशी अगर पौधों पर डालेंगे तो हमारे जो हमने पौधे हुए हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो खरपतवार हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, तो आजकल खरपतवार नाशी का भी यूज़ किया जा सकता है। अब खरपतवारनाशी का भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 आता है, 4D आता है, ये खरपतवार नाशी होते हैं। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है? अब खरपतवार नाशी का यूज़ कैसे किया जाता है? बच्चों, इसको ना जल में मिलाकर, एक स्प्रेयर है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, एक आदमी ने अपने पीठ पर लिया है उस डब्बा सा, उसमें पानी डालता है और उस खरपतवार नाशी को डाल देता है, उसे स्प्रे करता है पौधों पर, तो उसकी सहायता से वो कर लेता है। ठीक है, और ये काम बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे हानि भी हो सकती है। छिड़काव करते समय वह अपना मुंह, नाक, कपड़ा, जो मुंह है और नाक है, कपड़े से ढक लेते हैं, ताकि वो जो खरपतवार नाशी है उनके मुंह में या नाक में ना चली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस आदमी ने भी मास्क पहन रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या था हमारा?
खरपतवार से सुरक्षा था। इस स्टेप क्या था? खरपतवार से सुरक्षा। अब किसान ने खरपतवार से सुरक्षा भी कर ली, अपने उसकी फसल अच्छी हो गई, लंबी हो गई, उसकी फसल एकदम ग्रो कर गई, पक गई है। तो अब क्या समय आया है? अब उसने मिट्टी तैयार कर ली, बुआई कर ली, सारे काम कर लिए स्टेप बाय स्टेप, उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई, पक गई उसकी फसल। तो अब क्या करना होता है किसान को? अब करना होता है कटाई। जब फसल पक जाती है तो उसको कटाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब क्या स्टेप पढ़ेंगे? किसान का अगला स्टेप क्या करता है? वो अपने फसलों के लिए कटाई करता है। ठीक है, कटाई आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब कटाई किसे कहते हैं? फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। बहुत बहुत ईजी है ये। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे हम? फसल पक जाना मतलब जब उसकी ग्रो हो गई अच्छी तरह से, वो पक गई अच्छी तरह से। ठीक है, अब उसको हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। ठीक है, कटाई हो गई। बच्चों, हमारे देश में ना कटाई का कार्य जो पहले के लोग थे ना, वो दराती के यूज़ से करते थे। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो, दराती देखो कैसा है, नुकीला सा। इसके से वो तो फसल को ऐसे काट लेते थे अपने हाथ से, या फिर आजकल मशीनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। मतलब फसल को काटने के लिए, कटाई करने के लिए आजकल, पहले तो दराती से यूज़ करते थे, आज भी कई किसान हैं जो दराती का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा किसान आजकल हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने फसल को काट लिया। अब उसके बाद क्या करना होता है हमें? फसल तो हमने काट लिया, अब उसके बाद होता है हमें फसल को, हम थोड़ी ना हम सीधा भंडारण कर देंगे उसका। हमने मान लो गेहूँ उगाया है, धान उगाया है, तो हम उसमें से हमें उसके बीज निकालने पड़ेंगे। मतलब हमें जो भूसा है वो, हमें उस भूसे से दानों को अलग करना है। ठीक है, तो अब इस काम को क्या कहते हैं? इस काम को हम थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस काम को हम थ्रेशिंग करते हैं कि भूसे में से दानों को अलग करना थ्रेशिंग कहला जाता है। अब थ्रेशिंग है, ये भी किसके द्वारा करेंगे? लोग हाथ से तो करेंगे नहीं इस कार्य को। अब भूसे से बीज निकाल, अब भूसे से उस दानों को निकालते गए, वो तो मर ही जाएंगे, वो इतने साल लग जाएंगे करते करते। तो क्या करना है? इसको भी आजकल इसके लिए भी मशीन आ गई है। इसका नाम, इस मशीन का नाम है कॉम्बाइन मशीन। ठीक है, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे क्या करते हैं हम? थ्रेशिंग कार्य को करने के लिए हम कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो ये मशीनें होती नहीं है। अब थ्रेशिंग वाली जो थ्रेशिंग कार्य है, कॉम्बाइन मशीन हर एक के पास तो होती नहीं है छोटे किसानों के पास। तो ये काम किससे करते हैं? ये थ्रेशिंग वाला काम, भूसों को दानों से भूसे से दानों को निकालने वाला ये काम किससे करते हैं? ये काम फटक कर करते हैं। फटक कर आपने देखा होगा, गाँव में बहुत औरतें करती रहती हैं, फटकती रहती हैं, जिससे दाने जो हमारे हैं उसमें रह जाते हैं और जो भूसा है वो निकल जाता है। और उस भूसे का यूज़ कैसे कर लेते हैं? वो अपने गाय को चारे के रूप में दे देती हैं। ठीक है, तो ये फटक कर सकते हैं। और फटकने वाली विधि को विनोइंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कटाई क्या होती है, कितना इजी था, याद भी हो गया होगा आपको साथ साथ। ठीक है, कटाई पढ़ लिया हमने। अब देखो, हमने फसलों को काट भी लिया भाई, अब तो सारा काम हो गया, काम खत्म। काम खत्म हुआ? अभी नहीं हुआ काम खत्म। अब आपने फसल काट ली और कहीं भी ऐसे रख दिया, अब क्या पता बारिश आए वो सारा बह जाए, सारा ख़त्म हो जाए, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। तो इसके लिए क्या होगा? किसान क्या करेगा? इसके लिए किसान अगला स्टेप करेगा। क्या है अगला स्टेप? भंडारण करना, उसे स्टोर करके रखना। ठीक है बच्चों, तो अब भंडारण करेगा किसान। देखिए, हमने फसल के दानों को अच्छी तरह से अब बच्चों देखो, हमें ना ये हमने कटाई कर ली, उसको फसल को निकाल लिया, उसके दानों को निकाल लिया। अब हमें उस दानों को बचा कर रखना है, उसे स्टोर करके अच्छी तरह से रखना है, ताकि जो उस दाने में कभी उस कीड़े ना चले जाए, चूहे उसे खा ना ले, सूक्ष्म जीवों जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनसे बचा कर रखना होता है। ठीक है, उस दाने को तो जो किसान है दानों को भंडारण करने से पहले सुखाता है, उन बीजों को सुखाता है। सुखाने से क्या होता है बच्चों, जो हमारे अभी हमने कटाई करके बीज लेके आए उसमें ना नमी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए वो जो किसान है वो दानों को सुखा लेता है।
दाने सुखाने से क्या होते हैं, दाने सुखाने से उनकी नमी में थोड़ी कमी आ जाती है और ज़्यादा दिनों तक वो दाने चल सकते हैं। तो ख़राब ना हो दाने, इसीलिए किसान क्या करता है, भंडारण करने से पहले दानों को सुखा लेता है। क्या कर लेता है, दानों को सुखा लेता है। ठीक है, अब सुखाने के बाद बीजों को किस में रखे, क्या वो सुखाने के बाद जो जूट के बोरे होते हैं, आज तो प्लास्टिक बैन्स होना है आपको, वो जो बाकी लोगों को मत देखो, अगर वो यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का तो करने दो, लेकिन तुम्हें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। तो हमें आजकल क्या करना चाहिए, जूट का इस्तेमाल करना चाहिए। जूट का जो होता है बोरे, जो जूट के होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो, ठीक है। अब देखो, तो सुखाने के बाद बीजों को किस तरह से रखेगा किसान, उसे जूट के बोरों में बांध कर रख देगा, या फिर धातु के बड़े बड़े पात्रों में रख देता है। बड़े धातु मतलब जो हमारे स्टील होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें वो अपना जो है मतलब सारी फसल रख देता है, जिससे अच्छी तरह से फसल का भंडारण हो जाता है। अब तो किसान ने सब कुछ कर लिया, अब हमारी कृषि पद्धतियाँ यहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बस एक टॉपिक और रह रहा है। ठीक है, अब हमने कृषि पद्धतियाँ पढ़ ली, पूरा किसान, जैसे लगा हमें पढ़कर कि हम ही ने ही सारा काम किया पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो ये ठीक है, अब हमने भंडारण पढ़ लिया, सब कुछ ख़त्म, कृषि पद्धतियाँ ख़त्म हो गई। अब लास्ट टॉपिक क्या रह रहा है, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जंतुओं से भोजन। जंतुओं से क्या पढ़ेंगे हम, जंतुओं से भोजन टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, हमें पता है कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। जंतु हमें क्या देते हैं, अपना मांस देते हैं, हम उन्हें काट लेते हैं, तो वो मांस ही तो हमें हमारे पास आता है। बच्चों, हमारे भारत में या फिर हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो शाकाहारी जो फल फ्रूट्स, ठीक है, सब्जियां ये सब खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो सभी कुछ खाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब तो हमें फसल को देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, फसल को हमें अच्छी तरह से बोने के लिए उसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए हम उसको अलग अलग कृषि पद्धतियाँ अपनाते हैं। उसे मिट्टी पहले तैयार करते हैं, फिर उसको बोते हैं, अलग अलग काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारी अच्छी फसल होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसी प्रकार हम हम जंतु होते हैं, उनको भी हमें, जंतु को, पालतू जंतु होते हैं, कुछ पालतू पशु होते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है, तब जाके उनकी मात्रा भी अच्छी गुणवत्ता के वो पशु होते हैं। ठीक है, तो पालतू पशु कैसे रखते हैं हम, उचित उनको भोजन खिलाते हैं, आवास उनके लिए अच्छा, रहन से अच्छा देखते हैं कैसे में वो रहता है, और उसकी देखभाल भी बहुत करते हैं, तब जाके उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ठीक है, ये था हमारा जंतुओं से भोजन। जब हम बड़ी मात्रा में पशुओं को पालते हैं, उनको उचित भोजन कराते हैं, उनकी देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है, जंतुओं से भोजन हो गया। अब देखो बच्चों, हमने विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखो बच्चों, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो अलग अलग, जैसे मछलियाँ खाते हैं, तो कई मछलियों में ना कॉड लिवर तेल होता है, जिसमें विटामिन डी भर भर कर होता है। तो हमेशा MCQs क्वेश्चन में आता है, अब तो 20 क्वेश्चन MCQs के आते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे को मछलियों से कौन सा तेल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आप एक लिख लीजिए, मछलियों से कौन सा तेल प्राप्त होता है। मछलियों से कौन सा तेल प्राप्त होता है, मैंने अभी बताया आपको, कौन सा तेल प्राप्त होता है, कॉड लिवर तेल। ठीक है, ये इसमें विटामिन डी भर भर कर होता है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा, हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा। ठीक है, कौन सा तेल होता है, कॉड लिवर तेल। ठीक है, अब हमारा चैप्टर ख़त्म, हमने जंतुओं से भोजन भी पढ़ लिया, हमने फसलों के बारे में बहुत कुछ जाना, इसमें अलग अलग तरह की फसलें भी पढ़ी, कैसे हम फसलों को उसकी अच्छी तरह से उसकी ग्रो करने के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं, कृषि पद्धतियाँ करते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। अब हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे दूसरे वीडियो में। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अच्छी तरह से उस क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाए साथ के साथ, और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करो, और जितना शेयर कर सकते हो करो। घर पे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए बाय।